हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे गुप्त वंश के बारे में। ठीक है, आपकी यूपीएससी की एग्जाम हो चाहे स्टेट पीएससी की एग्जाम हो, काफी महत्वपूर्ण ये वीडियो, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने जो है सेलेक्ट किए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, गुप्तकालीन भारत। आज इस वीडियो में हम देखेंगे गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश थोड़ा लंबा है, इसको दो वीडियो में मैं बनाऊंगा आपकी जानकारी के लिए। पहले शुरू में मैं बता देता हूं। ठीक है, इसमें जो है 4 राजाओं को इस वीडियो में देख लेते हैं। जस्ट इसके बाद अगला वीडियो आएगा, उसमें जो गुप्त वंश है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में करूंगा तो आपको बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा ये वीडियो। ठीक है, तो इसमें पहले 4 राजाओं को कर लेता हूं, फिर जो बचे हुए जो राजा हैं, शासक है, उनको अगले वीडियो में कर दूंगा। यानी कि 2 वीडियो में जो गुप्तकालीन भारत है या गुप्त वंश है कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो गुप्त वंश की जो जानकारी है, जानकारी के स्रोत किस किस से मिलती है। ठीक है, देखो कोई भी जो शासक है, कोई भी वो जो वंश आई है, उसकी तो कुछ तो प्रमाण रहा होगा। जैसे आज मोदी जी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री है, लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके, इसके तो कुछ प्रमाण है। आज इसी देखो, अभी जो प्रधानमंत्री है, आज से 2000 बाद जो है आने वाली पीढ़ियां उसे पढ़ेंगी, तो आज की जो समय है 2000 बाद 2000 साल के बाद को क्या है, इतिहास बन जाएगा। ठीक है, तो आज जो देश के जो शासक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जब इतिहास पढ़ेंगे, आज से 2000 साल बाद आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी, तो उसे कैसे याद करेगी, किस माध्यम से जानेगी। देखिए, इसका माध्यम होगा यूट्यूब होगा, न्यूज़पेपर होगा, उसके बारे में बहुत सारी फिल्म बन चुकी है, फेसबुक होगा, इंस्टाग्राम होगा, बहुत से ऐसी चीजों में जो है जो आज की जो वर्तमान डेटा है वो उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन उस टाइम पर जो हम गुप्त वंश की जानकारी, इनके जानकारी के जो स्रोत रहे हैं, विशाखा दत्त की जो रचना का नाम है देवी चंद्रगुप्त। ठीक है, विशाखा दत्त की जो रचना का क्या नाम है, देवी चंद्रगुप्त मुद्रा राक्षस है। ठीक है, बाण भट्ट की जो रचना का नाम है हर्षचरित, विदेशी जो यात्रा फायान है, इनकी जो पुस्तकों में हमें जो है गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, आपको ध्यान से समझना है, समझ में आए। देखो कोई भी हिस्ट्री, आज की जो हिस्ट्री है, आज का समय अभी 2000 साल बाद जो है हिस्ट्री बन जाएगी, इतिहास बन जाएगा। तो आज की जो समय को तो स्वाभाविक बात है, यूट्यूब में आज भी अपलोड है हमारा जो वीडियो है, हम जो वीडियो बनाते हैं आज से 200 साल बाद देखेंगे तो क्या होगा। हमारे YouTube एक प्रमाण है कि हम भी जो है यूपीएससी का जो है सिलेबस कंप्लीट कराते हैं इसमें। तो उस टाइम पर ये जो है बहुत सी रचनाएं रही, बहुत से पुस्तक रहे हैं। कभी कभी आप सम्राट अशोक का अभिलेख देखेंगे, उस टाइम पर पत्थरों से लिखवा दिया जाता था, स्तंभ लिखता था। बहुत से ऐसे इतिहास की जानकारी हमें इन सब चीजों से मिलती है। तो गुप्तकालीन जो है, गुप्त या वंश का जो है प्रथम शासक आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका जो नाम है श्रीगुप्त। ठीक है, और ये जो श्रीगुप्त थे सामंत थे, आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त वंश का जो प्रथम शासक है श्रीगुप्त, क्या राजा थे? बिल्कुल नहीं, ये सामंत थे, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। गुप्त वंश का अगर संस्थापक आपसे पूछे, गुप्त वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछे तो उसका जो नाम आ जाएगा श्रीगुप्त। ठीक है, और ये सामंत थे। आपको डायरेक्टली ऐसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गुप्त वंश के जो प्रथम शासक थे या संस्थापक थे श्रीगुप्त, क्या राजा थे? नहीं, तो सामंत थे पहले। ठीक है, दूसरा जो राजा का नाम है गुप्त वंश के जो सेकंड नंबर का नाम, राजा का जो नाम है घटोत्कच, आपको ध्यान में रखना है, घटोत्कच। ठीक है, इनके बारे में कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं है, लेकिन मैं आपको जानकारी बता दूं, जो जो इंपॉर्टेंट मैं फैक्ट सेलेक्ट करता हूं पूरे इंपॉर्टेंट रहते हैं। इनके कम से कम आपको क्रम वाइज नाम याद रखना है, जैसे श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच आपको ध्यान रखना है, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, ऐसे आपको एक सीरीज में जमाने के लिए दे दिया जाता है। तो इसलिए आपको पूरे राजा के जो इंपॉर्टेंट नाम है सीरियल वाइज उसको ध्यान में रखना है, क्या क्या उनकी घटनाएं हैं, क्या क्या उनसे रिलेट करती फैक्ट्स, उसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा जो शासक है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, अगर आपसे यूपीएससी के या स्टेट पीएससी या गवर्नमेंट एग्जाम में आपसे डायरेक्टली अगर पूछे कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, फिर से बता दूं, वास्तविक संस्थापक का नाम बताइए, तो चंद्रगुप्त प्रथम। अगर गुप्त वंश का केवल संस्थापक पूछे तो श्रीगुप्त, अगर वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछे तो उसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। ठीक है, तो वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। इसने महाराजा धीराज की जो है उपाधि धारण की थी। ठीक है, बहुत से ऐसे राजा आए जो अपने अपने जो बहुत सी उपाधियां धारण की, कोई विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, कोई महेंद्र आदित्य की उपाधि धारण की, कोई महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, कोई परम भट्टाकर की उपाधि धारण की, तो ऐसे बहुत से उपाधि धारण की। तो महाराजा धीराज की जो उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैं हमेशा हर वीडियो में आपको सिंप्लीफाई कर देता हूं, क्लियर कर देता हूं कि आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम हो चाहे स्टेट पीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो महाराजा तो धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने।
चलिए अगला देखते हैं इसके बारे में। इसे लिच्छवी कुल, ध्यान में रखना डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसने लिच्छवी कुल की कन्या जिसका नाम था कुमार देवी से विवाह किया। या तो हम ये कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी का क्या नाम है, कुमार देवी है। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, इसकी पत्नी का क्या नाम है, कुमार देवी है। कुमार देवी से इसने जो है विवाह किया। अगला हम देखेंगे जो शासक है समुद्रगुप्त, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खैर मैं जितने भी फैक्ट्स कराता हूं पूरे इंपॉर्टेंट रहते हैं, और जो और से और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट रहते हैं उसको मैं और जोर देकर आपको बताता हूं कि ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त, इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे भारत के नेपोलियन किसे कहते हैं, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। इसने परम भट्टाकर, ठीक है, कविराज, ये बहुत अच्छे कवि थे, कविराज बहुकविता की उपाधि धारण की थी। किसने, समुद्रगुप्त ने, और इसे ही भारत का नेपोलियन कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। ये एक साम्राज्यवादी था, ठीक है, इसने बहुत से राज्यों को जीता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसने उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीता, याद रखना। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के कितने राज्यों को जीता और दक्षिण भारत के कितने राज्यों को जीता। तो उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीते और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता। ठीक है, 12 राज्यों को जीता। हमारा भी नाम जीता साहू है, ठीक है, हमारे YouTube चैनल का भी नाम जीता साहू है। तो समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राज्यों को और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत क्षेत्र पर जो है युद्ध के जरिए हो गए। इन्होंने बहुत ही योग्य शासक था, नो डाउट, बहुत ही प्रतापी शासकों में से एक था समुद्रगुप्त। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे, इसे धरणी बंद भी कहते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से शासक या कौन से शासक है जिसे धरणी बंद कहते हैं। धरणी बंद का मतलब होता है पृथ्वी को बांध लेना। ठीक है, देख लो कि 9 राज्य उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के 12 राज्यों को, ये तो पूरा पृथ्वी को ऐसे ही बांध दिया था। ठीक है, तो धरणी बंद किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं। अगला हम देखेंगे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम बताइए। उस टाइम पर तब देखेंगे जो राजा थे, जो बहुत बहुत अच्छे अच्छे विद्वान व्यक्ति को अपने दरबार में रखते थे। ठीक है, जैसे अकबर के भी नाम आप देखेंगे, जब हम मध्यकालीन भारत में सिलेबस जैसे जैसे कंप्लीट आगे बढ़ेगा वहां पर भी देखेंगे, तो समुद्रगुप्त ने भी अपने दरबार में जो एक कवि रखे थे, उसका नाम था, क्या था, हरिसेन। इनके नाम याद रखना है। आपको पूछ दिया जाएगा कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का क्या नाम है, तो उसका दरबारी कवि का क्या नाम है, हरिसेन है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और इसकी रचना आपको ध्यान में रखना है। तो हरिसेन की जो रचना का क्या नाम है, प्रयाग प्रशस्ति। हरिसेन की रचना का क्या नाम है, प्रयाग प्रशस्ति। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हरिसेन की रचना का क्या नाम है, प्रयाग प्रशस्ति है। और जितने भी कवि हुए उनकी रचनाओं को आपको नाम याद रखना है। जैसे कि बाणभट्ट की जो रचना का नाम है हर्षचरित, कालिदास की रचना का नाम है मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। जैसे चरक की चरक संहिता। तो जितने भी हुए उनकी साहित्य या रचना को आपको ध्यान में रखना है। हरिसेन की जो रचना का क्या नाम है, प्रयाग प्रशस्ति। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको नजरअंदाज तो बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए, समुद्रगुप्त के हम सिक्के देखेंगे। जो शासक आए अपने अपने हिसाब से सिक्के चलवाए, कोई सोना का, कोई चांदी का, कोई तांबे का, कोई शीशा का। उसमें अंकन भी कोई करता, कोई नंदी की बैल को रख देता, कोई, ठीक है, कोई अपने हिसाब से त्रिशूल का, कोई गरुड़ का रख देता, कोई महाकाल का जो चिन्ह रख देता अंकन। तो समुद्रगुप्त के सिक्के में आपको क्या देखने को मिलेगा, गरुड़, धनुर्धर, ठीक है, वीणा शरण, अश्वमेघ का अंकन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आज जैसे हमारे नोट में आप देखेंगे महात्मा गांधी जी की चित्र रहते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे बहुत से ऐसे शासक आए जो है नंदी बैल का, महाकाल का, गरुड़ का, धनुर्धर का, ऐसे जो है अंकन उनके सिक्काओं में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, इसके घोड़े 3 समुद्र का पानी पीता था। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वह कौन सा शासक है जिसका घोड़ा जो है 3 समुद्र का पानी पीता था। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं हर क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई करते चले जा रहा हूं। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की जो घोड़ा था वो 3 समुद्र का पानी पीता था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्टली आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं फिर से अभी से बता दूं कि ये गुप्त वंश से 2 वीडियो में कंप्लीट होगा। ये तो ये जो चल रहा है और इसके जस्ट बाद में वीडियो लाऊंगा, उसमें पूरे गुप्त वंश कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत लंबा, लेंथी, बड़ा हो जाता है, आपको भी समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने
श्रीलंका के जो शासक का क्या नाम है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेघवर्मन ने, एक मिनट, हमारा भी गला सूख जाता है, रात के 11 बजे से शूट कर रहे हैं, अभी सुबह के 2 बज चुके हैं। लगातार काम चलता रहता है, गला भी हमारा सूख जाता है। ठीक है, देखो एक बात और याद रखना, जिंदगी में मेहनत करने से कभी कतराना मत। ठीक है, हमारा भी अभी लगातार 4 से 5 घंटे हुआ, रोज हमारा ऐसे ही यूट्यूब पर वीडियो जो है शूट होते रहता है। ठीक है, हमारे इस चैनल को लॉन्च करने का केवल एक ही मत है, आप जितने भी देख रहे हैं मेरे को, इंडिया के तमाम जितने भी एस्पिरेंट मेरे को देख रहे हैं, मेरा हमेशा से इस बात को लेकर प्रयास है कि मेरा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि उस गरीब से गरीब स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाना जो पैसे को लेकर बहुत दिक्कत है, जिसके घर में जो है एफोर्ड करने के लिए जो है पैसे नहीं है, पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, वो हमारे YouTube चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सके, उस दिन हमारा ये जीवन धन्य हो जाएगा। मुझे एक बात और ये पता है कि यहाँ जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कल के दिन मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, कम से कम मेरी ये वीडियो जो चल रही है वो जिंदा रहना चाहिए, ताकि वो गरीब से गरीब व्यक्ति पढ़ सके। हम अपने लिए उतना कुछ सोचते भी नहीं, बस है कि जिंदगी एक बार मिली है, तो उस परमपिता परमेश्वर से भी जब यहाँ से हम चले जाएं तो कम से कम उनसे आंख से आंख मिलाकर भी हम बोल सके कि हे प्रभु, आपने जो जीवन दिया था उसे हमने कम से कम एक सही दिशा में काम किया है। ठीक है, और मेहनत करने से कभी कतराइएगा मत, जिंदगी का ही दूसरा नाम मेहनत है। मेहनत करने से कोई, दुनिया सो रही है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और मैं कल के दिन में हमारे YouTube से भी इनकम आएगा तो उसका 80% हम समाज सेवा में लगा देंगे। ठीक है, इसलिए जिंदगी में मेहनत कीजिए, एक अच्छे काम कीजिए, अपने आप को एक दिशा दीजिए, गलत काम करने की अपेक्षा हमेशा अच्छे काम कीजिए। हमारा यही प्रयास है, हम तो इसी अप्रोच से चलते हैं, क्योंकि आज है तो जिंदगी आज है, कल रहे न या ना रहे, तो कुछ अच्छी चीज हम आने वाली पीढ़ियों को दे दें। ठीक है, चलिए अगला कहां पर आए थे, तो श्रीलंका के जो शासक है मेघवर्मन, उसका क्या नाम है, मेघवर्मन ने गया में बौद्ध, याद रखना, बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी। देखो जब समुद्रगुप्त जो है शासक थे तो उस समय जो श्रीलंका के मेघवर्मन ने कहा कि भैया हमको जो है गया में बौद्ध मंदिर बनवाना है, हम आपसे अनुमति मांगने आए हैं, तो समुद्रगुप्त ने कहा ठीक है जाओ बनवा लो। ठीक है, तो आपको ध्यान में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि श्रीलंका के शासक का क्या नाम है, मेघवर्मन था, जिसने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने के लिए जो है समुद्रगुप्त से अनुमति मांगा था, और समुद्रगुप्त ने अनुमति दिया भी था। ठीक है, अगला देखेंगे, ये जो अगला जो फैक्ट्स है दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो नो डाउट समुद्रगुप्त तो बहुत ही प्रतापी शासक थे, योग्य शासक थे, बहादुर शासक थे, ये जो है क्षेत्र साम्राज्यवादी अपने क्षेत्र को बढ़ाने वाले शासकों में से थे। देखो आपने उत्तर भारत के 9, दक्षिण भारत के जो है 12 राज्यों को जीता था, ये जो है साम्राज्यवादी था क्योंकि क्षेत्र को बढ़ाना चाहता था। तो ये जो क्या करता था, कभी कभी देखो जो जिस क्षेत्र में जाता उसे तो पहले प्यार से समझाता था, ठीक है, कि आप जो है हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। तो ये कभी कभी क्या करता था, जो नहीं मानता था उनसे युद्ध करता था। ठीक है, शत्रु पर अधिकार करता था। ठीक है, शत्रु पर अधिकार, इसे क्या कहते थे, ग्रहण। आपको ध्यान में रखना, ग्रहण। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो समुद्रगुप्त की शत्रु पर अधिकार करने की जो नीति को और किस नाम से जाना जाता है, तो ग्रहण नीति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शत्रु को मुक्त, देखो यह साम्राज्यवादी था, जिस क्षेत्र में जाता वहां के राजा को हराता था और बाद में उस राजा को मुक्त भी कर देता था। ठीक है, देखो आप फॉर एग्जांपल हम समझा रहे हैं, जैसे कोई 2 व्यक्ति है, एक ने यूपीएससी का इंटरव्यू दिला दिया है, एक यूपीएससी का प्रीलिम से ही अब से नहीं निकल पा रहा है उससे, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो यूपीएससी इंटरव्यू निकाला है वो तो थोड़ा राजा की तरह रहेगा। ठीक वैसे देखो कोई भी शत्रु इनसे हार गया तो वो उनके नीचे ही समान रहता है। ठीक है, ऑलरेडी उसका लेवल नीचे हो गया इनके सामने, तो ये जो है मुक्त भी कर देता था। इसे क्या कहते थे, मोक्ष की नीति भी अपनाता था। समुद्रगुप्त जो है ग्रहण की नीति यानी कि शत्रु पर अधिकार करता था, फिर उसे छोड़ भी देता था, क्योंकि ऑलरेडी पता है आपका वैल्यू जो है हमारे सामने नीचे ही है। जो उनसे हार गए उनका क्या वैल्यू रहेगा उनके सामने, जीतने वाले व्यक्ति के सामने। ठीक है, तो मोक्ष की नीति अपनाता था। और तीसरा हम देखेंगे राज्य को लौटाना। समुद्रगुप्त ने बहुत से ऐसे राज्यों को उनके शासकों को भी लौटा दिया था, जीतने के बाद भी लौटा दिया था। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की 3 नीतियों को आपको ध्यान में रखना है, ग्रहण की नीति, मोक्ष की नीति और अनुग्रह की नीति। तो ग्रहण में क्या होता था, शत्रु पर अधिकार करता था, ये समुद्रगुप्त की नीति है, आपको ध्यान में रखना है। मोक्ष की नीति में शत्रु को जो है मुक्त कर देता था और अनुग्रहण में राज्य को लौटा देता था। तो जो ये तीनों नीति को जो समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे हरिसेन ने इसे क्या कहा था, ग्रहण,
मोक्ष अनुग्रह की नाम से पुकारा, ठीक है। समुद्रगुप्त की इस तीनों नीति को किस नाम से पुकारा? हरिसेन ने, उसके जो दरबारी कवि ने, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। देखो तीनों का नाम सबमिट है, आपको ध्यान में रखना, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। तो हरिसेन इसे किस नाम से पुकारा? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह के नाम से पुकारा, ठीक है। गुप्त वंश में हम समुद्रगुप्त तक देखते हैं, ठीक है, इस वीडियो में। अगले वीडियो में जो बचे हुए शासक है उसे अगले वीडियो में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको जो 4 शासक हैं गुप्त वंश के आसानी से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। अगले वीडियो में जो बचे हुए शासक है उसको हम कंप्लीट करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।